Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Talha Hashmi and you are watching my YouTube channel. Dear students, आज हम अपने एक बड़े ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ. Dear students, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर. और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास तीन तरह के लॉन्ग क्वेश्चन, बल्कि दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आइस, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. सो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. यकीनन आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो लर्न कर लिया होगा. हम अब बात बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हम तीन तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जिनमें प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं. तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि हम वन बाय वन इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले चलते हैं हम प्रोटीन की तरफ कि बेटे प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है या प्रोटीन क्या होते हैं, पहले हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों, जो प्रोटीन्स हैं, हमने पहले देखना है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, हाउ प्रोटीन आर फॉर्म. तो बेटे देखिए, हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय which are formed by condensation polymerization, condensation polymerization of amino acids is known as प्रोटीन. तो ये बच्चों हमारे पास सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है कि बेसिकली प्रोटीन्स क्या हैं. तो हमने बेटे बात की कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से स्टूडेंट्स इससे मुराद ये है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो कंडेंस यानी वाटर का मॉलिक्यूल लूज करते हैं. यकीनन वाटर के साथ अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन अमोनिया में हमारे पास जो है वो वाटर रिलीज होता है और दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल, बल्कि बहुत सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करते हुए प्रोटीन बना देते हैं. तो ये बेटे हमारे पास जो है इन अमाइनो एसिड की रिपीटिंग यूनिट्स के मिलने से हमारे पास क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, वी ऑब्टेन अ प्रोटीन. अब देखिए किस तरह से हमारे पास बेटे प्रोटीन हमें हासिल होता है. बेटे देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है. अमाइनो एसिड में बेटे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं वो आपके सामने है. ये बेटे इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, आप देख रहे हैं. ये इसके साथ ये अल्फा कार्बन है और ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है. अमाइन इसे कहते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं इसे. ये बेटे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन है. साइड चेन यहां पर कोई भी चीज अटैच हो सकती है बेटे. ये अल्फा अमाइनो एसिड है. इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक अल्फा अमाइनो एसिड है. इसमें भी वही फंक्शनल ग्रुप है. हुआ क्या कि इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इस अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप को या अमाइनो ग्रुप को फेस कर रहा है. तो क्या होगा बेटे, ये OH और ये H, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, they make the molecule of water, and it means that the molecule of water will be released by combination of OH and H, and then what will be formed, we will have a connection between two amino acids, and that connection is actually known as amide linkage. क्योंकि ये amide फंक्शनल ग्रुप बनता है, या कॉमनली जिसे आप पहले भी जानते हैं
इसे पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड भी कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा तारुफ था जो आपको बताना जरूरी है कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, प्रोटीन्स मतलब किस चीज से बनते हैं, उनमें कौन से रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। यकीनन ये एक पॉलीमर्स हैं, एक नेचुरल पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमोलेक्यूल में आ जाते हैं, क्योंकि कितने ही हजारों 10,000 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये बेटे हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि बेटे अमीनो एसिड कहां कहां पाए जाते हैं, इनकी अकरेंस क्या है। तो देखिए बेटे अमीनो एसिड जो होते हैं यहां पर बेटे हम इनकी अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस ऑफ अमीनो एसिड कि बेटे ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो बात ये है बच्चों कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि दे आर फाउंड in hair, silk, bones and teeth। बेटे ये हमारे पास हेयर्स में पाए जाते हैं, सिल्क में, बोन्स में, टीथ में इनकी मिकदार जो है वो बेटे पाई जाती है। ये इनकी अकरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन ये हेयर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हेयर्स हैं इनमें बेटे प्रोटीन होते हैं, बोन्स में प्रोटीन होते हैं, टीथ के अंदर प्रोटीन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल कंपाउंड हम प्रोटीन को गिनते हैं, क्योंकि प्रोटीन एक बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कंपाउंड गिनते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटे, अब सबसे पहले जो बात आपसे करनी है वो इसमें बेटे आपके सामने एक और पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ आना चाहिए। ये है बेटे हेलिक्स। हिलेक्स इसे हम बोलते हैं बेटे। और हिलेक्स क्या होता है बेसिकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने समझना है। अब हम अपने इस क्वेश्चन में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं। हिलेक्स बच्चों हमारे पास होता है कि द फाइबर ऑफ प्रोटीन्स fibers of proteins यानी ये प्रोटीन होते हैं मेरे बेटे आपके कह लें the fiber of protein consist of amino acids, the fibers of proteins बेटे ये कंसिस्ट करते हैं, ये फाइबर किस में कंसिस्ट करते हैं बच्चों, कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। बेटे ये जो प्रोटीन्स हैं ये इनके जो फाइबर या रेशे होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जैसे हमने बात की। दीज अमीनो एसिड्स, ये जो बेटे अमीनो एसिड्स हैं, these amino acids are coiled around each other to give a spiral, to give a spiral known as, क्या बोलते हैं बेटे इसे, known as हिलेक्स। तो इसका मतलब बच्चों अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कॉइल करते हैं एक दूसरे के गिर्द, यानी कि कॉइलिंग हो जाती है इस तरह से, और कॉइलिंग करके स्पाइरल बना देते हो। स्पाइरल मतलब इस तरह से एक दूसरे के इर्द गिर्द वो कॉइल होते हैं और एक स्पाइरल
उस स्पाइरल को हम क्या बोलते हैं? दैट स्पाइरल इज एक्चुअली नोन एज हिलेक्स। तो ये स्टूडेंट्स जरा दोबारा बात तवज्जो से सुनिए, मैंने क्या बात की आपसे? मैंने कहा कि ये जो फाइबर होते हैं प्रोटीन के, ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? अमाइनो एसिड पर। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, व्हाट दे डू? दीज अमाइनो एसिड्स coil around each other, ये बेटे एक दूसरे के गिर्द coil हो जाते हैं and gives the spiral structure, and that spiral is actually known as helix। तो ये स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि ये जो हेलेक्स है ये क्या है, ये यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, तो आपने इसको बेटे बड़े तवज्जो से सुनना है। तो बेटे ये जो हेलेक्स है, इसमें हम बात करते हैं, जब हेलेक्स की बात की जाती है कि दिस हेलेक्स कैन आइदर बी राइट हैंडेड, कैन आइदर बी राइट हैंडेड और अगर बेटे राइट हैंडेड नहीं है तो फिर क्या होगी? लेफ्ट हैंडेड। ये कॉइलिंग बेटे जो हेलेक्स की है ये राइट हैंडेड भी हो सकती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपने पास नोट कर लेनी है कि बेटे ऑल the amino acids mostly occur in right handed helix, यानी कि इनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें राइट हैंडेड हेलेक्स ही पाई जाती है। ये बेटे राइट हैंडेड हेलेक्स पर मुश्तमिल होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ द राइट हैंड, जितने भी उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें मेरे बेटे वो राइट हैंडेड हेलेक्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसे हम अल्फा हेलेक्स भी कहते हैं। अल्फा हेलेक्स ये बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड के मिलने से बनती है, ये अल्फा हेलेक्स भी कहलाती है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अब बातें कितनी होगी मैं जरा रिपीट करना चाहता हूं। देखिए बेटे, सबसे पहली बात, अकरेंस ये कहां पाए जाते हैं? हेयर्स में, सिल्क में, बोन्स में, टीथ में। मतलब हमने ये प्रूव किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने कहा कि ये फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वो अमीनो एसिड क्या करते हैं? दूसरे के गिर्द कॉइल करते हैं, और कॉइल करने से क्या बना देते हैं? स्पाइरल। और ये स्पाइरल क्या कहलाती है? हेलेक्स। कितने टाइप्स की हेलेक्स होती हैं? दो तरह की। कौन कौन सी? राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। लेकिन फिर हमने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड हैं वो राइट हैंडेड हेलेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए। अब आप कहेंगे सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आ गई? यकीनन जो मैं पहला लिखने जा रहा हूं आपके सामने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटीन के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना भी है और याद भी करना है। बेटे देखिए, वो कहता है इन राइट हैंडेड हेलेक्स जो बेटे राइट हैंडेड हेलेक्स होता है, CO C डबल बॉन्ड O ऑफ वन टर्न, CO ऑफ वन टर्न, यानी एक जो बल है, जो एक ये टर्न है, ये आप देख रहे हैं ये एक टर्न है, इसका जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप ऑफ वन टर्न comes adjacent, किसके एडजेसेंट? एडजेसेंट का मतलब है सामने, टू NH ग्रुप, किसका बेटे? NH ग्रुप ऑफ अदर टर्न। बेटे एक टर्न का CO ग्रुप दूसरे के NH ग्रुप के एडजेसेंट आ जाता है। अब आप कहेंगे जी
एडजेसेंट का मतलब समझाएं। बेटे देखिए ये एक टर्न है, ये एक टर्न है, इस टर्न का CO ग्रुप ये एक टर्न है, और इसी तरह ये एक टर्न है, इस टर्न का NH ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक टर्न का CO ग्रुप दूसरे का NH ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं CO ग्रुप NH ग्रुप। अब ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि these turns, these spiral amino acids will combine, will join with each other with the help of hydrogen bonding. It means that then these CO group of one turn come adjacent to NH group of other turn, which forms hydrogen bonding, which forms hydrogen bonding. Which gives strength, which gives strength to the, किसको बेटे ये स्ट्रेंथ देगी? टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। वो कहता है कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथ देती है, बैकबोन के तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करती है, उसको उसके लिए एक पिलर के तौर पर एक्ट करती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज ना रह सके। ये जो टर्न्स है, ये जो हिलेक्स है, ये अपनी ये डिफॉर्म हो जाए, ये ब्रेक हो जाए विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स मीन दैट द सर्वाइवल ऑफ द प्रोटीन, द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोटीन, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हिलेक्स is depending on the hydrogen bonding, which is acting as like a pillar. You can see that one turn is connected to the other with the help of hydrogen bonding, then other turn is connected to the other with the help of hydrogen bonding. So hydrogen bonding is acting as a pillar and it is joining these turns and making stable to the alpha helix structure. And what we can say, बेटे को हम कह सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इन each turn of helix, मैं अल्फा हेलिक्स क्या लेता हूं, ये एक्सरे एनालिसिस से हमें पता चला अबाउट 27, ये बेटे एमसीक्यू में भी आता है, अमाइनो एसिड्स इसमें बेटे पाए जाते हैं। अबाउट 27 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न, यानी हर टर्न में, टर्न के अंदर ये जो बल खाता हुआ ये टर्न है, वो कहता है इसमें अबाउट 27 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है कितने ही हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो इस हेलिक्स में होते हैं। ये बेटे हमारे पास जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसमें हमने स्टडी किया। पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स को जरा फिंगर टिप्स पे लेकर आइए ताकि याद करना आसान हो जाए। हमने कहा कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। पाए कहां जाते हैं? हेयर में, सिल्क में, बोन्स में, टीथ में। हेलिक्स क्या होता है कि जब अमाइनो एसिड आपस में कॉइलिंग करते हैं तो कॉइलिंग करने के बाद वो एक दूसरे के अराउंड जब कॉइल हो जाते हैं तो स्पाइरल बनाते हैं। उस स्पाइरल को क्या कहते हैं? हेलिक्स। स्पाइरल राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अमाइनो एसिड राइट हैंडेड स्पाइरल में एग्जिस्ट करते हैं। और उसकी वजह से हमने ये बात की कि हमारे पास जो राइट हैंडेड स्पाइरल है उसमें क्या होता है, उसमें एक टर्न का कार्बन आयन CO ग्रुप दूसरे टर्न के NH ग्रुप के एडजेसेंट आ जाता है, आमने सामने, और इस वजह से दोनों में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। that gives stability, that gives that, you can say that extra strength to the molecule of the protein. And each spiral or each turn of the helix contain about 27 amino acids. So this was the hydrogen bonding in protein, which is actually, you can say that without hydrogen bonding, protein cannot sustain its structure. हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर मैं मुख्तसरन बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलूंगा। बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यकीनन आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती है, तो चलिए हम बेटे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसमें हम क्या क्या बातें नोट करेंगे। ये जो बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये आप मुकम्मल इसी तरह से
मतलब लिखेंगे तो आपका ये लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कुछ जो डायग्राम है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बनाएंगे आप, ये भी बनाएंगे और एक और डायग्राम डीएनए की आएगी उसको भी बनाएंगे। 3 डायग्राम लाजमी बनानी है। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो बात ये है कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स यकीनन आप जानते हैं, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, हमारे पास आगे चलते जाएंगे सेलुलोज है, स्टार्च है, जितनी भी चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो कहता है कि इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक, कौन से बड़े मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, सुक्रोज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट ड्यू टू, आपने कहा जी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, ड्यू टू OH ग्रुप, ड्यू टू OH ग्रुप, यानी इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया, ये NMR, हमने NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से ये स्ट्रक्चर हासिल किया है। इसमें ये बोर्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटे, ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज के जरिए, आप यकीनन आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बेटे ये दोनों का ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। अब देखिए ये इसका एक OH दूसरा OH एक दूसरे के सामने आए, तो इसके ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन को आपस में क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो इनके दरमियान क्या एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाई डज एग्जिस्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट विल बी योर आंसर? Your answer will be that hydrogen bonding is in carbohydrates is present due to availability of OH functional group. इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स में OH होने की वजह से, अब सुक्रोज, शुगर, चीनी पानी में क्यों हल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, इस वजह से डिसॉल्व हो जाती है। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट, बड़ी मुख्तसर सी हेडिंग है, इसके साथ डायग्राम बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जी। तो फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बाद में इनको भी डिस्कस करता हूं। बेटे अब हम आ गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आप यकीनन जानते हैं बेटे। तो वो कहता है कि बेसिकली इन डीएनए, इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, in the molecule of DNA, 2 spiral chains are coiled around each other forming double helix structure. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बेटे आप जानते हैं डीएनए में पाया जाता है। These spiral chains ये जो स्पाइरल चेन्स है बेटे आर ज्वाइंड विद ईच अदर। ये जो स्पाइरल चेन है स्टूडेंट्स, दीज आर ज्वाइंड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आप जानते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से, जरा तवज्जो कीजिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं ताकि आपको बात बड़ी डिटेल से समझा सकूं।
बेटे डीएनए का मॉलिक्यूल 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक शुगर, फिर फॉस्फेट। इसका मतलब है ये शुगर और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। एंड देन द थर्ड थिंग विच इज very very important and which is responsible for the hydrogen bonding, ये टेस्ट के लिए याद रखिएगा कि वो आपसे पूछेगा कि फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, शुगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, या नाइट्रोजनस बेसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो फिर आप क्या जवाब देंगे? यकीनन आप कहेंगे नाइट्रोजनस बेसेस आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और याद रखिए इसमें बेटे जरा तवज्जो से बात सुनिए, ये है बड़ा सिंपल, आपने याद रखना एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट गवर्नमेंट कॉलेज, इसका मतलब है क्या होगा? एट एडेनिन, इसे कहते हैं एडेनिन, और टी से थायामीन, गवर्नमेंट गवानीन, सी से साइटोसिन। इसका मतलब है जब भी डीएनए का मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, यू विल सी दैट एडेनिन विल कम in front of thiamine, whereas guanine will come in front of cytosine. So it's mean that dear students, हमारे पास ये guanine है, ये cytosine है, ये adenine है, ये thiamine है, ये cytosine है, ये guanine है, और इनके दरमियान ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं cytosine और guanine में 3, ये नोट कर लेना अपने पास आपने। cytosine और guanine में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी टेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडेनिन और थायामीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और गवानीन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये बात आपने नोट कर लेनी बेटे, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और बेटे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर कि इनका जो डायमीटर होता है, ये जो डबल हेलिक्स बनता है, इसका जो डायमीटर होता है बेटे, ये भी आप हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में कि द डायमीटर ऑफ दिस डबल हेलिक्स इज 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। तो डायमीटर ऑफ दिस हेलिक्स इज अबाउट 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये बेटे हमारे पास जो है, इसका मतलब है डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 3 चीजों से। कौन कौन सी? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, एंड द थर्ड इज द नाइट्रोजनस बेसेस। Who is responsible for hydrogen bonding in DNA? यकीनन bases are responsible. कितनी तरह की bases होती हैं? Adenine, thiamine, guanine, and cytosine. 4 types of bases are actually present. And guanine and cytosine are attached with the 3 hydrogen bonds. Adenine and thiamine are attached with 2 hydrogen bonds, and they will always come across each other. अब देखिए क्यों 3 आप कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? ये आपके इंटरेस्ट के लिए है, वैसे आपको इसमें हमें बुक में भी नहीं दिया गया, ये आपको वैसे ही आपको बताने के लिए बेटे, क्योंकि आगे इंट्री टेस्ट में आपके ये काम आएंगे कि ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये गवानीन का स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, ये थायामीन का स्ट्रक्चर है और ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है बेटे, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये स्ट्रक्चर भी बना दिया है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो इसका मतलब बच्चों डीएनए का मॉलिक्यूल 2 स्पाइरल चेन पर मुश्तमिल होता है। ये चेन एक दूसरे के गिर्द कॉइल होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसेस पाई जाती हैं। वो नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के जरिए से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल के बैकबोन स्टेबिलिटी के रिस्पांसिबल होती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।